हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय क्लास। बच्चे, मैं आज फोर्थ सेमेस्टर के प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगी। ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स करेंगे। आप सबको पता है कि फास्ट ट्रैक पे आपका ये सेमेस्टर चल रहा है, तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, बहुत बर्डन नहीं डालूंगी। हम गिन के कुछ 10-12 प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे, 10-12 ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और वही प्रैक्टिकल्स आपको इंटरनल और एक्सटर्नल में आएंगे, ठीक है। तो आज हम पहला प्रैक्टिकल करेंगे। आज फर्स्ट डे है, ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगी, एक ही प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद हम दो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ताकि हमारा हफ्ते के अंदर अंदर पूरा प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज जो हमारा पहला प्रैक्टिकल है उसमें हमने कौन सा करना है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस को स्टडी करना है, ठीक है। थ्योरी में सबसे पहला यूनिट जो है उसमें आपने यही किया होगा, सेल साइकिल का ही फर्स्ट यूनिट है। माइटोसिस आपने बहुत डिटेल में अच्छे से करी है, ठीक है। तो माइटोसिस की ही का ही हमने क्या करना है, प्रैक्टिकल आज हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। पूरी डिस्क्रिप्शन आपने की हुई है, उसी को दोबारा एक ओवरव्यू की तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो आपने जो नोटबुक पे लिखना है, सबसे पहले एक्सरसाइज में यही लिखना है, टू स्टडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। उसके बाद माइटोसिस की थोड़ी सारी डेफिनेशन लिख लेनी है। ये दो दी हुई हैं, आप एक ही लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी ये सिर्फ आप इतनी डेफिनेशन लिख सकते हो, सिर्फ इतनी डेफिनेशन। देन उसके बाद स्टेजेस ऑफ माइटोसिस पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता ही है माइटोसिस क्या है। एक ऐसी टाइप है सेल डिवीज़न की जिसमें वो इसको इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर पेरेंट सेल के पास पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। पेरेंट सेल हैप्लॉयड है तो डॉटर सेल्स इसके क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न। जितना क्रोमोसोम हमारे पेरेंट सेल के पास होगा उतना ही डॉटर सेल के पास जाएगा। ये सिर्फ सेल का नंबर इंक्रीज करने के लिए ये डिवीज़न जो है ये होती है। और हर एक ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी में माइटोसिस जो है रन करती है, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है कि ये एक हमारे पास इक्वेशनल डिवीज़न होती है, पूरी बॉडी में रन करती है, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल में रन करती है, ठीक है। हमारे पास सोमैटिक सेल्स हों, हमारे पास जर्म सेल्स हों, उन सब में माइटोसिस जो है रन करती है। सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स आपको पता है, इनको हम गैमिट्स बोलते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी के जितने सेल्स हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में आपने लिखना है स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। सबसे पहली कौन सी है, प्रोफेज। अच्छा, पहली प्रोफेज से पहले मैं आपको बता दूं 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी, प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, ठीक है, एनाफेज होती है और टीलोफेज। ये आपने करी हुई हैं, ये 4 स्टेजेस होती हैं। अच्छा, इससे पहले अगर हम देखें माइटोसिस की 2 स्टेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है डिवाइड करता है। वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आ जाना किस पे, प्रोफेज पे। अब प्रोफेज जो आपने किया है थ्योरी में वही वाला प्रोफेज है, क्योंकि माइटोसिस ही वही है, तो प्रोफेज नया कहाँ से हम लाएंगे। प्रोफेज में आपको पता है, मैं आपको बता देती हूँ, ये लिखा हुआ आप खुद लिख लेना, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू बता देती हूँ। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मान लो एक सेकंड, ये हमारे पास क्या है, सेल है, ठीक है। और इसी सेल के अंदर जो है हमारे पास होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में क्या होना शुरू होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर जो कंटेंट है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो क्रोमोसोम्स वो बचेंगे। अच्छा, क्रोमोसोम और डीएनए में आपको डिफरेंस तो पता ही होगा, एक होती है कंडेंस्ड फॉर्म, एक होती है डीकंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है। ये कौन सी है हमारे पास, डीकंडेंस्ड फॉर्म। ये जुड़ेगी जब कंडेंसेशन होगी, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो डीएनए है वो किस फॉर्म में है, डीएनए है, क्रोमोसोम की फॉर्म में अभी नहीं है, ठीक है। डीएनए आहिस्ता आहिस्ता कंडेंसेशन शुरू करता है। तो प्रोफेज का मेन फीचर रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियोलस जो है वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद हमारे पास जो कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाती है। और इस कंडेंसेशन के दौरान क्रोमोसोम्स की लेंथ जो है शॉर्ट होना शुरू हो जाती है। अब जो कंडेंसेशन होती है वो किस प्रोसेस से होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल डीएनए से निकलते जाएंगे और डीएनए किस में कन्वर्ट होता जाएगा, क्रोमोसोम में, ठीक है। डीएनए और क्रोमोसोम एक ही चीज़ हम कंसिडर करते हैं। ये हो गया हमारे पास प्रोफेज। देन उसके बाद मेटाफेज, सेकेंड फेज जो है वो कौन सी है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो कंडेंसेशन हो रही थी, मेटाफेज स्टेज तक मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाती है। मेटाफेज के आगे क्रोमोसोम फर्दर जो है कंडेंस नहीं कर सकते, और इस स्टेज पे क्रोमोसोम्स माइक्रोस्कोप के अंडर क्लियरली विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम्स को देखने की स्टेज सबसे अच्छी बेस्ट स्टेज कौन सी होती है, मेटाफेज। और मेटाफेज का एक स्पेशल फीचर है, जो भी क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, जो भी कंडेंस्ड हो चुके हैं, वो एक पर्टिकुलर प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगे,
ठीक है, वो एक पर्टिकुलर प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। और उसके बाद जो ये सेंट्रियोल थे वो भी पूरा यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो चुके हैं। ठीक है, क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर इस इक्विटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगे। मैं डायग्राम से बता देती हूँ पहले, ये देखो। ठीक है, ये हमारे पास प्रोफेज है। अर्ली लेट प्रोफेज आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, आप एक ही बना सकते हो। ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी डिसअपियर हुई हुई बताई हुई है। देन उसके बाद मेटाफेज, ये इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ये एक प्लेन में क्रोमोसोम्स जो हैं क्या हैं, अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, ये दो स्पेशल फीचर होते हैं। बाकी आपने थ्योरी में पूरा डिटेल किया हुआ है, मैं आपको वो पूरी डिटेल नहीं दोबारा करवाऊंगी, मैं जस्ट एक ओवरव्यू करवा रही हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है एनाफेज। ठीक है, एनाफेज मतलब क्रोमोसोम जब इस वाली स्टेज पे आ चुके हैं, अब ये क्रोमोसोम्स दोनों प्लेन की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। अपोजिट प्लेन ब्रेकेज होगी, सेंट्रोमियर, जैसे ये क्रोमोसोम है ना, ये सेंट्रोमियर से ब्रेकेज होगी। एक क्रोमोसोम इस पोल की तरफ मूव करेगा, एक क्रोमोसोम इस पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब जो ब्रेकेज होगी, ब्रेकेज एंड रीयूनियन होती है। यहाँ पे ब्रेकेज होगी इस सेंट्रोमियर से, और जो ये वाले स्पिंडल फाइबर्स हैं, इन स्पिंडल फाइबर्स की क्या लेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, इलोंगेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स इलोंगेट करेंगे और ऑटोमेटिकली क्रोमोसोम्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद इनको मूव कराने में एक और फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन सी? जो रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स किस में रन करती है, किस में हेल्प करती है? ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, ये जो आर्म्स हैं, ये वाली आर्म होगी, ये वाली आर्म होगी, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देती हैं, और इनकी रिपल्शन की वजह से क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग होगी और क्रोमोसोम अपोजिट पोल में मूव करना शुरू कर देंगे। क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे किस वजह से मूव करेंगे? इलोंगेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर और रिपल्शन बिटवीन द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, ये दो फोर्सेस जो हैं रन करती हैं एनाफेज में, और क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल में मूव करके चले जाते हैं। ठीक है, और जब ये रिपल्सिव फोर्सेस रन करना शुरू करती हैं तो क्रोमोसोम्स की शेप कौन कौन सी बनती है? जे शेप हो सकती है, यू शेप हो सकती है, वी शेप, एल शेप, या फिर आई शेप के हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट फेज आता है हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज जो है वो प्रोफेज का बिल्कुल अपोजिट फेज होता है। मतलब क्या हो गया? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी वो दोबारा रीअपियर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियोलस रीअपियर हुआ था, डिसअपियर हुआ था, वो भी रीअपियर होना शुरू हो गया। और जो एक मेन स्टेप रन करा था वो कौन सा था? हमारा कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन हुई थी, जुड़ना शुरू हुए थे। अब इस वाले फेज में क्या होगा? डीकंडेंसेशन। डीकंडेंसेशन का मतलब क्या है? जो जुड़ चुके थे, जो क्रोमोसोम डीएनए जुड़ के क्रोमोसोम बन गया था, अब दोबारा क्रोमोसोम से डीएनए बनने लगा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दोबारा क्या होगी? कंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और क्रोमोसोम फर्दर किस में चेंज हो जाएंगे? डीएनए में। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस। सेंटर से जो है डिवीजन होगी, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है डिवाइड हो जाएगा और दो डॉटर सेल्स हमारे पास फाइनली बन जाएंगी। ठीक है, यहीं तक करना है, अपने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस अलग नहीं करना। एक और चीज़, जो मैंने ये मटेरियल सेंड करूँगी आपको ज़रूरी नहीं कि ये सारे पॉइंट्स लिखो, आप गिन के कुछ एक पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, आप हार्डली इसके 2 पेजेस लिखना, अगर 2 से भी कम कर सकते हो। ठीक है, आपको ये हाँ 2 पेजेस में लिख लेना, 2-2 स्टेजेस करके लिख लेना, लेकिन कम कम पॉइंट लिखना, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम एक ही प्रैक्टिकल रखते हैं, यही वाले डायग्राम्स बना लेना, या अपनी बुक से भी आप बना सकते हो। ठीक है, आज हम यही रखते हैं, कल देखते हैं नेक्स्ट एक करेंगे या 2 करेंगे। थैंक यू सो मच।